जब हम विकसित भारत की बात करते हैं उसमें स्टार्टअप इंडिया का भी बहुत जिक्र आता है कि जो आज स्टार्टअप हैं वो बाद में जाकर बड़े यूनिकॉर्न बन जाएंगे और इस तरह की जिक्र आता है। तो स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना, क्योंकि देखिए अभी टैलेंट पूल की बात होती है तो हमने देखा था कि ग्लोबली अनसर्टेन है मामला। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से H1B वीज़ा रूल सख्त किए गए, टैलेंट पूल जो है भारत में ही अपॉर्चुनिटी खोज रहा है। तो स्टार्टअप वहाँ पर जो कल्चर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या सरकार स्टार्टअप कोई फंड ला सकती है, कोई इंसेंटिव स्कीम्स ला सकती है ताकि स्टार्टअप कल्चर को और बढ़ावा मिल सके? बहुत बढ़िया। स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक फंड है, उन्होंने अनाउंस किया हुआ है जिसको कहते हैं क्रेडिट गारंटी फॉर स्टार्टअप स्कीम्स। उसके अंदर में 20 करोड़ तक की फंडिंग है एक स्टार्टअप के लिए। और अगर आज आप एक नई कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया के अंदर में रजिस्टर कर रहे हैं, उसकी वैलिडिटी 10 साल है। अगर मतलब मैंने आज 2025 में कोई कंपनी रजिस्टर करी है तो मैं 2035 तक स्टार्टअप इंडिया के अंदर में रजिस्टर्ड हूँ। तो 2035 तक मैं जिस भी लेवल पे बिजनेस को लेके जा सकता हूँ। गवर्नमेंट के तरफ से मुझे एक तो फंडिंग मिल रही है, स्टार्टअप इंडिया के कई जगह पे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, वहाँ पे किस तरीके से बिजनेस को स्केल कर सकते हैं, किस तरीके से टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या बैंक फाइनेंस तो छोड़िए, किस तरीके से आप इन्वेस्टर या अपने कंपनी के की IPOs के लिए आगे धीरे धीरे प्लान कर सकते हैं। उसके बारे में काफ़ी अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, तो वो बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन फिर घूम फिर के आता है कि आधे से ज़्यादा स्टार्टअप, ऑलमोस्ट अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो 60 to 70% स्टार्टअप पहले 2 साल या 3 साल के अंदर में फेल हो जाते हैं। सक्सेस हमें जो पता चलता है वो सिर्फ 10% 20% लोगों का पता चलता है, और बाकी 10-15% तब भी सस्टेनेबल वाले मोड में है और बाकी फेल हो चुके हैं, जिसके बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं करते। वो फेल क्यों हो रहे हैं उसका रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न क्योंकि अब तक 3-4 साल के अंदर में उनके पास अच्छा डेटा है कि हमारे किस किस तरीके के स्टार्टअप ने सक्सेस पाया है, किस किस तरीके के स्टार्टअप फेल हुए हैं। तो फेलियर के रीज़न को एनालाइज करके हम फिर उस तरीके से एक मॉड्यूल तैयार कर सकते हैं ताकि हम स्टार्टअप्स की हैंड होल्डिंग कर पाएँ और धीरे धीरे वो जो हम विजन है स्टार्टअप इंडिया को लेकर के गवर्नमेंट का, वो स्ट्रांग हो और स्टार्टअप हमारे इंडियन इकोनॉमी में बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएँ। बिल्कुल, स्टार्टअप्स की हैंड होल्डिंग बहुत अच्छा आपने पॉइंट यहाँ पर किया, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स भी होते हैं जो इन्हीं तरह की अनसर्टनिटीज़ की वजह से, ज़्यादा हेल्प ना मिल पाने की वजह से वो फेल हो जाते हैं। जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, एक मॉड्यूल होना चाहिए ताकि वो जो हैं उन गलतियों से हम सीखें और दूसरों को मदद मिल पाए। इसके अलावा देखिए बजट में हमेशा जब भी वित्त मंत्री का भाषण होता है, बहुत लंबा भाषण होता है, उसमें हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ रहता है। और इस बार के बजट में अगर आपसे पूछूं मैं, टॉप 3 प्रायोरिटी सेक्टर्स कौन से रहने वाले हैं? वैसे तो हर सेक्टर को अपनी वेटेज दी जाती है, लेकिन इस साल के बजट में कंसिडरिंग दी सारी परिस्थितियाँ, किन सेक्टर को आप ज़्यादा प्राथमिकता देते हुए देख रहे हैं? देखिए, इंफ्रा नो डाउट इंडिया की इकोनॉमी में अगर आप इंफ्रा की पिछले 10 साल की ग्रोथ जर्नी देखें, जिस तरीके से इंडिया में इंफ्रा ग्रो हुआ है बहुत बढ़िया है। तो इंफ्रा हमेशा के तरीके से हॉट फेवरेट है। ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड सोलर हो, विंड हो और EV हो, ये बहुत बढ़िया बड़ा मार्केट है और इसके अंदर में MSMEs भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसके अंदर में आप अगर बात करें तो ग्रीन एनर्जी को लेकर के जितने भी गवर्नमेंट के सपोर्ट हैं वो बहुत अच्छा है और उसमें और भी कुछ रिफॉर्मेशन होने की उम्मीद है। बाकी जो हमारे कहते हैं जय जवान जय किसान, किसान एग्री हमारे इंडिया का तो शुरू से ही बैकबोन रहा है। तो एग्री के रिलेटेड भी लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं कि उसके अंदर में कुछ अच्छी घोषणाएं हों गवर्नमेंट की तरफ से जिसका फ़ायदा किसानों को भी मिले। तो उम्मीद है ये 3 सेक्टर तो एनीवे हॉट फेवरेट रहेंगे और कहीं ना कहीं इन सब में MSME का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल, आपने MSME की आवाज़ को पुरजोर तरीके से इस शो में भी उठाया है और मुझे लगता है कि जितनी भी बातें आपने डिस्कस की हैं वो सरकार उन पर विचार ज़रूर कर रही होगी। लेकिन अंत में आपसे मैं यही चाहूँगा, आप अपने सेक्टर से जुड़ा हुआ ये जवाब दे सकते हैं या ओवरऑल भी ये जवाब दे सकते हैं, बजट में अगर आप कुछ चेंजेस चाहें, कुछ चीज़ें चाहें कि ज़रूर हों, 3-4 पॉइंट्स अगर आप बताना चाहें वो कौन से होंगे? जितना से ज़्यादा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं प्रोसेसेस को लेकर के, कंप्लायंस को लेकर के, उनको इंस्पिरेशन, उनको मोटिवेशन मिलेगी अपने बिजनेस को ग्रो करने में। दूसरा,
easy access to fund. इजी एक्सेस टू फंड से मतलब है कि गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम्स हैं जिसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, उस अवेयरनेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मुहिम चलाई जाए, अवेयरनेस कैंप चलाए जाएं, फंड्स और अच्छे, दो गवर्नमेंट ने अभी रेपो रेट घटाए हैं जिसका थोड़ा बहुत फ़ायदा लोगों को मिल रहा है, बट इसमें भी और जो एक्सपेंशन प्लान करना चाह रहे हैं या जो न्यू एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग में एंटर होना चाह रहे हैं उनको किसी तरीके से सपोर्ट चाहिए, तो वो ईज़ ऑफ गेटिंग फंड्स थ्रू बैंक्स और एनी बॉडीज गवर्नमेंट के जो भी सपोर्ट मिल सकते हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, फोरक्लोजर चार्जेस, इस पे बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाने की ज़रूरत है। क्योंकि एक एमएसएमई लोन लेते वक्त भी बैंक को प्रोसेसिंग फ़ी देता है, जब तक लोन चला रहा है तब तक बैंक को इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, वो उसने उस पैसे लिए हैं तो इंटरेस्ट देगा, बट अगर किसी वजह से वो फोरक्लोज करना चाह रहा है, चाहे उसके पास पेमेंट आ चुकी है या फिर उसको दूसरा कोई कंपटीशन में अच्छा वो बैंक उसको बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है जो कि उसका एग्जिस्टिंग बैंक मैच नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए ये ब्लैकमेलिंग वाली सिचुएशन हो जाती है कि आप अगर हमारे बैंक से दूसरे बैंक जा रहे हैं, जाइए, कोई बात नहीं, 2 से 4% के फोरक्लोजर चार्जेस होंगे, 1 करोड़ के किसी के लोन पे 4 लाख रुपए अपफ्रंट कोई चार्जेस काट ले, तो आप उसका कॉस्ट ऑफ फंड देखो फिर क्या जा रहा है, वो कहाँ जाएगा फिर किस तरीके से, तो इट इज़ अ ब्लैकमेलिंग सिचुएशन फॉर यू। तो फोरक्लोजर चार्जेस जीरो होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप एक कंडीशन लगा दीजिए फ्रॉम ओन सोर्स, या अपने एमएसएमई के लिए तो नील होना चाहिए, ओन सोर्स भी नहीं, एमएसएमई के लिए तो नील ही होना चाहिए, क्योंकि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा है, कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी में उसका बहुत बड़ा रोल है, तो उसको ये इंसेंटिव ज़रूर मिलना चाहिए। जीएसटी मोर इजी कह लो, रिफंड इजी कह लो, जीएसटी के रिफंड इजी, ताकि उसको पेमेंट उसकी जीएसटी में फंसी है लेकिन वो पैसा यूज नहीं कर पा रहा है, बिजनेस में अपॉर्चुनिटी है, डेटर को पैसे देने, क्रेडिटर को पैसे देने हैं, डेटर से पैसे लेट आ रहे हैं, उसको ब्रिज करने के लिए वो क्या कर रहा है, अब बैंक से फाइनेंस ले रहा है, वो ब्याज भर रहा है जिसका उसको टेक्निकली कोई फायदा नहीं हो पा रहा। बैंक से ब्याज लेके अगर वो बिजनेस ग्रो कर पाए तो बढ़िया है, लेकिन बैंक से ब्याज लेकर के वो अपने पुराने कर्जे चुका रहा है, वो वेट कर रहा है कि उसके पैसे बाद में आएंगे, तो वो कहीं ना कहीं एक डेट ट्रैप की साइकिल सी बन जाती है, तो वो बहुत होना ज़रूरी है। तो ये 4 चीज़ें तो मैं सबसे पहले हाईलाइट करूँगा आपके शो के माध्यम से। बिल्कुल, ये 4 चीज़ें जिस तरह से आपने शुरुआत में भी जिक्र किया था और इन डिटेल आपने बताया कि अगर ये 4 चीज़ें, इन पर सरकार की ओर से ध्यान दिया जाए तो एमएसएमईज़ के लिए जो ग्रोथ का इंजन, जीडीपी की बैकबोन बने रहना, वो और उसको जीडीपी को नई उड़ान देना आसान हो जाएगा। तो मुकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने TV9 भारतवर्ष के साथ अपने विचार साझा किए और मुझे लगता है कि जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो भी समझ गए होंगे कि किस तरह से क्या दिक्कतें इस समय ये सेक्टर फेस कर रहा है और सरकार से वो उम्मीद होगी कि इन दिक्कतों को हल किया जाए और इस बजट में भी उम्मीद होगी कि ये दिक्कतें दूर हों। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। थैंक यू। तो जिस तरह से आपने मुकेश जी को सुना, उन्होंने बताया कि क्या ये 4 पॉइंट हैं, वो उम्मीद करते हैं एज एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट कि ये 4 पॉइंट्स बजट में उन पर ध्यान दिया जाए। और हमारे व्यूअर्स ने भी आपकी बातें सुनी और मुझे लगता है कि वो भी आपकी बातों से इत्तेफाक रखते होंगे। इसके अलावा व्यूअर्स, आपका भी कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। बाकी मुकेश जी, आपकी वैल्यूएबल इंसाइट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। जी, आपने सुन लिया, लेकिन एक बार फिर से आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई विचार हो, सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।